हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की चालबाजी भांपने के लिए चीनी भाषा के जानकारों का पुल बना रही है अपनी भारतीय सेना। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर क्या है दोस्तों चाइना और भारत को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पर युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान चीन पाकिस्तान ने शुरू किया है नौसैनिक युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, भारत है इनके निशाने पर। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, अपना भारत संकट से निकालने में करेगा मदद। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने जारी किया इस मदद के साथ ये बयान। दोस्तों बताएंगे क्या मदद किया है अब भारत ने, और इसी बीच बताएंगे जहां नुपुर शर्मा के बचाव में उतरे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, हिंदू समाज से की है ये अपील। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और इसी बीच हम आपको सबसे मस्त और सबसे बेहतरीन दोस्तों LIC का एक प्लान बताने वाले हैं दोस्तों, जो मिडिल फैमिली के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन की चालबाजी भांपने के लिए चीनी भाषा के जानकारों का पुल बना रही है भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, सीमा पर चीन के साथ जारी टकराव के बीच PLA सैनिकों की रणनीति को गहराई से भांपने समझने के लिए भारतीय सेना चीनी भाषा मंदारिन के विशेषज्ञों का एक व्यापक पुल तैयार कर रही है दोस्तों। इसके लिए चीनी भाषा विशेषज्ञों की अधिकारी स्तर पर भर्ती करने से लेकर अपने सैनिकों को मंदारिन का प्रशिक्षण देने पर सेना जोर दे रही है दोस्तों। मंदारिन के दुभाषियों की भर्ती जहां टेरिटोरियल आर्मी के जरिए हो रही है, तो वहीं देश के कई विश्वविद्यालय और विदेशी भाषाओं संस्थानों में सेना से जुड़े कर्मियों को चीनी भाषा में पारंगत किया जा रहा है। जी हां, पूर्वी लद्दाख समेत चीन से लगी करीब 3400 किलोमीटर की लंबी सीमाओं पर भारत चीन के सैनिकों के बीच पिछले कुछ सालों से जारी टकराव के चलते सामरिक रणनीति से जुड़े नए आयामों पर निरंतर गौर करते रहना सेना की अनिवार्य जरूरत बन गई है दोस्तों। चीनी सेना का पूरा संवाद व संचार तंत्र मंदारिन भाषा पर केंद्रित है। इसके मद्देनजर ही मंदारिन के विशेषज्ञों और दुभाषियों का पुल होना सेना के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन की चालबाजी भांपने के लिए भारतीय सेना इस पर जमकर कार्य कर रही है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग, और हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हुए वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान चीन पाकिस्तान ने शुरू किया है नौसैनिक युद्धाभ्यास दोस्तों। भारत को रखा है निशाने पर। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहे चीन और पाकिस्तान ने नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है दोस्तों। शी गार्जियन 2 नाम का यह अभ्यास शंघाई के समुद्री तट पर आयोजित किया गया है दोस्तों। इस दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने और एक साथ संचालन के तरीकों को सीखेंगी दोस्तों। इस युद्धाभ्यास में चीन के स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से लैस युद्धपोत, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का प्रमुख मकसद हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन लियू वेनशेंग ने एक बयान में कहा कि PLA नौसेना और पाकिस्तान नौसेना के कर्मी समुद्री और हवाई क्षेत्रों में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। दोनों नौसेनाओं ने रविवार को सी गार्जियन अभ्यास के दूसरे संस्करण के लिए एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया दोस्तों। लियू ने कहा कि अभ्यास वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ये सामान्य व्यवस्था है और इसका उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह चाइना के कहने पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और वही स्थिति है दोस्तों, क्योंकि चाइना अरब सागर में अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है दोस्तों। विश्लेषकों का भी कहना है दोस्तों कि हाल के वर्षों में चीन पाकिस्तान सैन्य सहयोग ने नौसेना पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि चीन ने धीरे धीरे हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाई है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के साथ आने से भारत की मुश्किलें अवश्य यानी सीधे तौर पर बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर IAC विक्रांत ने पूरा किया चौथे चरण का परीक्षण, अब देश सेवा की बारी सामने आई। इससे जुड़ी काफी तस्वीरें। जी हां, भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि IAC
विक्रांत रविवार को अपना चौथे चरण का समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया दोस्तों। इस परीक्षण के दौरान IAC विक्रांत से अधिकांश उपकरणों और प्रणालियों का परीक्षण किया गया। विक्रांत का यह परीक्षण 15 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले हुआ है दोस्तों। नौसेना की ओर से रविवार को परीक्षण की कई तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। जी हां, तस्वीरों में विक्रांत पर MiG-29 लड़ाकू विमान भी खड़ा नजर आ रहा है, जिसका संचालन INS विक्रमादित्य से होता है दोस्तों। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहा है जो विक्रांत पर खड़ा है। वहीं परीक्षण के दौरान मिसाइल दागे जाने की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप ये सारी तस्वीरें देख पा रहे होंगे दोस्तों। भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय यानी DND की ओर से डिजाइन किए गए विक्रांत को राज्य के स्वामित्व वाली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL में बनाया गया है। करीब 37,500 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ विक्रांत ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है दोस्तों जो विमान वाहक बनाते हैं। जी हां दोस्तों, मौजूदा समय में US, UK, रूस, फ्रांस और चीन में विमान वाहक बनाने की क्षमता है दोस्तों, और अब भारत में भी है। और ऐसे में मोदी सरकार के देख रेख में दोस्तों अपना भारत अब नंबर 1 होता जा रहा है। ऐसे में थैंक यू मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगली बार आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा अपना भारत जी हां संकट से निकालने में करेगा श्रीलंका की मदद। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने जारी किया है बयान। आप सभी को बता दें दोस्तों, श्रीलंका के मौजूदा हालात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है। दोनों देशों में गहरा बंधन है। हमें उन तमाम चुनौतियों की जानकारी है जिनका श्रीलंका और वहां के लोग सामना कर रहे हैं। प्रवक्ता अरिंदम ने कहा कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश की है। प्रवक्ता ने कहा है कि श्रीलंका के हालिया घटनाक्रमों पर भारत नजर रखे हुए है। भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है क्योंकि वे लोकतांत्रिक साधनों, मूल्यों, स्थापित संस्थानों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और विकास के लिए अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, श्रीलंका हमारी नेबरहुड यानी पड़ोसी फर्स्ट नीति के केंद्र में है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि भारत ने श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस साल $3.8 बिलियन से अधिक दिए हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने दोस्तों श्रीलंका को इस साल $3.8 अरब रुपए की मदद की है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए हर संभव मदद और सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंध है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर, आतंकियों को रहने के लिए दिया घर और गाड़ी, अब जब्त होगी उनकी संपत्ति। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्यालय ने आतंकी गतिविधियों में सहायता करने के लिए उपयोग में लिए गए 4 घरों को कुर्क करने और 3 वाहनों को जब्त करने की मंजूरी दे दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से विभिन्न आदेशों के तहत 4 घरों को कुर्क करने की मंजूरी दी गई है दोस्तों, जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और सहायता करने में शामिल थे। साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल एक दोपहिया वाहन सहित 3 वाहनों को जब्त करने की भी परमिशन यानी स्वीकृति दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा लिए गए इस फैसले का दोस्तों समर्थन करते और मानते हैं कि जो भी आतंकी गतिविधियों को समर्थन देगा दोस्तों, उनके साथ इसी प्रकार के कार्य होने चाहिए दोस्तों, ताकि उनको पता चले कि किसी आतंकियों को सपोर्ट करना कितना गलत होगा और उनकी संपत्तियां जब्त कर दी जाएंगी दोस्तों। तो अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां 12 जुलाई को होगा शिंजो आबे का अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने जापान जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। घटना उस समय और उस वक्त हुई जब शिंजो आबे जापान के नारा शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वहीं अब आबे को दुनिया के कई देशों में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी श्रद्धांजलि देने के लिए अगले सप्ताह जापान जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। ब्लिंकन सोमवार को टोक्यो जाएंगे और आबे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जापान के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन एशिया के दौरे पर हैं और अब उनका दौरा समाप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पीएम शिंजो आबे स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार सुबह 11:30 पर नारा शहर में काउंसलर चुनाव के लिए भाषण दे रहे थे दोस्तों। उसी वक्त उन पर हमलावर ने जोर से हमला किया। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गोली में उनकी
की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अमेरिका ने चीन पर साधा निशाना, कहा रशिया का साथ देकर ड्रैगन ने दाव पर लगाई है वैश्विक व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन पर हमले के मामले में रूस का साथ देकर नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को दाव पर लगा दिया है। दोस्तों वहीं चीन के विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका असल में चाइना फोबिया से ग्रस्त है। इंडोनेशिया में आमने सामने मिले ब्लिंकन यी के बीच 5 घंटे चर्चा हुई, लेकिन तलखी कम नहीं हुई और बैठक खत्म हो गई। उधर ताइवान को अंदरूनी मसला बताते हुए वांग यी ने कहा कि यहाँ अमेरिकी सेना की मौजूदगी कोई गुंजाइश नहीं है, इससे चीन और अमेरिका के संबंधों को बनाए रखने के बुनियादी हित प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर चीन किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अमेरिका के इस बयान को दोस्तों चाइना सीरियसली लेगा? जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। और दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। एक और खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका से बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में नोट देख चकाचौंध हुई जनता, प्रदर्शनकारियों को मिले 18 मिलियन रुपए। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर कब्जा कर लिया दोस्तों, और दावा किया कि उन्होंने आवास के अंदर से 1.78 करोड़ श्रीलंकाई रुपए बरामद किए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा था दोस्तों, जिसमें प्रदर्शनकारी नोटों की गिनती करते हुए दिखाई दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि उन्हें रविवार को राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर 1,78,50,000 श्रीलंकाई रुपए मिले थे। जब वे बैरिकेड तोड़कर हवेली में घुसे थे, उन्होंने नकद रुपए स्थानीय पुलिस को सौंप दिए। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को सरकार का विरोध कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास में घुस गए थे दोस्तों। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र के सबसे खराब आर्थिक संकट पर उनसे इस्तीफे की मांग भी की। इसके साथ ही शनिवार देर रात प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में भी आग लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राष्ट्रपति भवन में दोस्तों इस प्रकार से इतने अधिक मात्रा में नोटों का बरामद होना दोस्तों कहीं ना कहीं राजपक्षे को लेकर भी दोस्तों चौंकाने वाली खबर हो सकती है। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे तो आगे आए, सेना प्रमुख देश में शांति बनाए रखने के लिए लोगों से मांगा सहयोग। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकाई सेना प्रमुख जनरल शेवेंद्र शिल्वा ने देश में शांति बनाए रखने के लिए लोगों से समर्थन मांगते हुए रविवार को कहा कि मौजूदा राजनीतिक संकट का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का अवसर अब उपलब्ध है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कुछ घंटे पहले ही 13 जुलाई को पद छोड़ने पर सहमति जताई। दोस्तों श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में घुस गए थे। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की बहुत बड़ी खबर। टैक्सी से आए कुछ लोग बार में घुसते ही दागने लगे गोलियां, जिसमें 14 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में एक बार में गोलीबारी हुई दोस्तों। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है दोस्तों। सभी घायलों को क्रिस हानी बर्गवनथ अस्पताल लेकर जाया गया दोस्तों। मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। मालूम हो कि ये बार जोहानिसबर्ग के सोवेटो टाउनशिप में स्थित है दोस्तों। पुलिस ने बताया कि वे उन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं कि शनिवार देर रात एक मिनी बस टैक्सी में कुछ लोग आए और उन्होंने बार में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने रविवार सुबह शवों को हटाया और जांच शुरू की कि सामूहिक गोलीबारी आखिर क्यों हुई। गोली लगने से 3 गंभीर हैं और एक अन्य शख्स भी घायल हुआ है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जो बाइडेन कर बैठे ब्लंडर, भाषण में पढ़े टेलीप्रॉम्प्टर के निर्देश। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बहुत बड़ी गलती हो गई। जी हां दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि जो बाइडेन को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने ब्लंडर कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनता को संबोधित करते हुए ये बहुत बड़ी गलती की। जो बाइडेन टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से भाषण को पढ़ रहे थे और तभी उन्होंने स्पीच के साथ टेलीप्रॉम्प्टर के निर्देशों को भी पढ़ दिया। हालांकि अब कई यूजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाषण देते हुए जो बाइडेन ने भाषण दिए जाने के बाद टेलीप्रॉम्प्टर के निर्देशों को पढ़ने की गलती की। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। स्पीच के दौरान जो बाइडेन ने कहा, कोर्ट के खत
खत्म होने के बाद लाइन को दोहराएं। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक टेलीप्रॉम्प्टर का निर्देश होता है दोस्तों, उन्होंने अपनी बात को कहते कहते ये निर्देश भी पढ़ डाला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये साफ झलकता है दोस्तों कि जो बाइडेन के अपने बयान नहीं होते हैं दोस्तों, इनको पहले से ही प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट दी जाती है दोस्तों बोलने के लिए, और उसी चीज को ये लोग दोहराते हैं, और ऐसे में इनकी चोरी फिर एक बार पकड़ी गई। इस पर आपकी निजी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बाइडेन को लेकर एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते ही बेरोजगार हुए बोरिस जॉनसन रोड किनारे खड़े होकर ढूंढ रहे हैं काम। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद ब्लैक पूल स्थित मोम संग्रहालय ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उनके इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद ही संग्रहालय ने उनकी मोम की प्रतिमा को म्यूजियम से हटा दिया है दोस्तों। अब उनकी इस प्रतिमा को मैडम तुसाद ने लंकाशायर में रोड किनारे एक जॉब सीकिंग सेंटर के बाहर लगा दिया है। मैडम तुसाद ने खुद भी इस बात की पुष्टि की है कि म्यूजियम का कहना है कि अब बोरिस जॉनसन पीएम नहीं है, ऐसे में उनकी मूर्ति हटा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लंकाशायर में बोरिस जॉनसन की मोम की प्रतिमा को वैकेंसी लिखे एक बोर्ड के सामने रखा गया है, और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि बोरिस जॉनसन काम की तलाश में है। आपको बता दें, बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी छोड़ने के लिए कितना दुखी हूं। अब बोरिस की प्रतिमा के रोड पर आने की इस तस्वीर को लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी शेयर भी किया। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर नुपुर शर्मा के बचाव में उतरे बीजेपी की सांसद साक्षी महाराज हिंदू समाज से अब कर दी अपील। जी हाँ, भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव सांसद साक्षी महाराज भी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बचाव में उतर आए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर शर्मा के बयान पर दी गई टिप्पणी पर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नुपुर शर्मा के बयान पर टिप्पणी देने में सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी कर दी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अजमेर में बढ़ते तनाव पर भी साक्षी महाराज ने जमकर आवाज उठाई। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अजमेर में मुसलमानों की तर्ज पर हिंदुओं ने भी आर्थिक बहिष्कार कर दिया तो मुस्लिम समाज को रोटी के लाले पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर के एक व्हाट्सएप ग्रुप ने हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के बाद भाजपा के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की ये कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। हरिद्वार में निर्मल अखाड़े के संतों से मिलने पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि अजमेर के व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया गया है। उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हिंदू भी बहिष्कार पर उतर आए तो मुसलमानों को रोटी के लाले पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में साक्षी महाराज के इन बातों का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आपको भी यही लगता है जो साक्षी महाराज ने कहा? बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर साक्षी महाराज के बाद दोस्तों अब तेलंगाना के सीएम केसीआर का भी बयान आया है। दोस्तों, नुपुर शर्मा विवाद पर बोलते हुए तेलंगाना के केसीआर ने कहा, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। क्यों दोस्तों? बता दें, तेलंगाना में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, उनकी तरफ से नुपुर शर्मा विवाद पर भी बयान दिया गया है। केसीआर ने नुपुर शर्मा विवाद पर जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत के फैसले का भी स्वागत किया है। वे कहते हैं कि मैं जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत साहिब को सैल्यूट करता हूं। भारत की इसी भावना को हमें जिंदा रखना है। देश को इस तानाशाही से बचाना होगा। इंदिरा गांधी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने कहकर आपातकाल घोषित किया था, लेकिन वर्तमान में तो लंबे समय से बिना किसी घोषणा के ही एक आपातकाल लगा हुआ है। हाँ दोस्तों, ऐसे में केसीआर के इन बातों का कैसे आप लोग जवाब देंगे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां बकरीद की नमाज के बाद मस्जिद से निकला गालिब, ताबड़तोड़ कर दी गोलीबारी। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंसी बंदूक हुआ जब्त, यूपी पुलिस ने भेजा जेल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से बकरीद के मौके पर हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। दोस्तों, रविवार यानी 10 जुलाई 2022 को बकरीद की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर निकले गालिब ने फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना आजमगढ़ के चिवहटी गांव का बताया जा रहा है। दोस्तों, चिवहटी में स्थित मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। नमाज के बाद जैसे ही लोग वहां से निकले तो लाल मोहम्मद के बेटे मोहम्मद गालिब ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त गालिब ने यह सब किया उस दौरान वहां पर काफी लोग थे, किसी को भी गोली लग सकती थी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की ओर, जहां उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दिया था खुला चैलेंज। अब महाराष्ट्र सीएम ने दिया
दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हाथ से सत्ता फिसलने का मलाल उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं में साफ झलक रहा है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली दौरे पर आए एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेताओं ने अब मध्यावधि चुनाव का चैलेंज दे दिया है। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े की मध्यावधि चुनाव की मांग को खारिज कर दिया है दोस्तों, और कहा है कि नई सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगले चुनाव में फिर से बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। जी हां, एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे पास 164 विधायकों का समर्थन है और उनके पास सिर्फ 99 है। देश के संविधान के अनुसार बहुमत के आधार पर सरकारें बनती हैं जो हमारे पास हैं। पूर्व सीएम ठाकरे ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की मांग करते हुए शिवसेना के बागी विधायकों और भाजपा की सरकार को बहुमत साबित करने की चुनौती दी थी। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मां काली का असीमित और असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आस्था जब पवित्र हो शक्ति साक्षात करती है पथ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार यानी 10 जुलाई को रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष रहे स्वामी आत्म स्थानंद की जन्म शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को याद करते हुए कहा कि वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे कि ये संपूर्ण जगत, ये चराचर, ये सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त था। पीएम मोदी जी ने कहा कि यही चेतना पश्चिम बंगाल की काली पूजा और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। उन्होंने कहा कि इसी चेतना और शक्ति पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे योग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। पीएम मोदी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस को मां काली की जो अनुभूति और आध्यात्मिक दर्शन हुए उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की ओर चले, जहां पर सियालदह में मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगी स्मृति ईरानी, जिसके बाद भड़क उठी टीएमसी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को सियालदह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का काम कर रही है। इस रूट पर सियालदह एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ना बुलाने को लेकर भाजपा और टीएमसी एक बार फिर भिड़ गई है। टीएमसी का आरोप है कि इस मामले में भी केंद्र राजनीति कर रहा है। जी हां दोस्तों, टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने दावा किया है कि ममता बनर्जी राज्य में नहीं है और इसी बीच केएमआरसी बड़े स्टेशनों का उद्घाटन कर रहा है और ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तभी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। जी हां दोस्तों, मित्रा ने कहा, जिन लोगों ने कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नींव रखी, भाजपा उन्हीं को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में दोस्तों, इसी बात को लेकर पूरे टीएमसी कार्यकर्ताओं और टीएमसी नेताओं में मिर्ची और बौखलाहट देखने को मिली है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसके हाथों से दोस्तों सियालदह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन होना चाहिए, जो भी आपको लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर LIC के इस प्लान में एक बार करना होगा निवेश, हर महीने मिलेगी 12,000 रुपए की पेंशन। जी हां दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश रिटायरमेंट के बाद बेहतर भविष्य की रहती है। अगर आप भी इसी चिंता में है तो LIC की सरल पेंशन योजना आपके काम की है। दोस्तों, बता दें, इस योजना में निवेश कर आप कम समय में भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 60 साल की उम्र तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। इसके तहत 40 साल की उम्र से भी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जी हां दोस्तों, बता दें, सरल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है दोस्तों जिसमें ये पॉलिसी लेते ही दोस्तों पेंशन का फायदा मिलना शुरू हो जाता है। पॉलिसी को लेते ही समय जितनी रकम शुरुआत होती है उतनी रकम जीवन भर मिलती रहती है। जी हां दोस्तों, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दिखा दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, और हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको दिखाया है। दोस्तों, बता दें फिर भी, यदि आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते तो इसके लिए मिनिमम एज यानी उम्र 40 साल होना जरूरी है। अधिकतम उम्र 80 साल तक हो सकती है और ये जिंदगी भर का पॉलिसी प्लान है। दोस्तों, इसके शुरू होने के बाद पेंशन धारकों को जिंदगी भर पेंशन मिलती रहती है। इतना ही नहीं, पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद भी इसे सरेंडर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।